नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे वर्णमाला, और वर्णमाला के आज हम बाकी चीज़ों के बारे में देखेंगे। वर्णमाला के आज हम देखेंगे कि वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन सा जो वर्ण है उनका निकलने का मुख में स्थान क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, स्वर वर्ण से क्या अभिप्राय है? तो स्वर वर्ण जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इसके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। पहले तो हो गया आपको कि यह जो होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ड है। बोले जाने वाला क्या होता है? वर्ण होता है, या फिर ये जो वर्ण होता है जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की हमें क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। या दूसरे वर्णों के बिना ही हम इन स्वर वर्णों का क्या करते हैं? उच्चारण कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 13 है। 13 है। जैसे इसमें आता है आपका अ, आ, ई, ऊ, बड़ी ऊ, और आपका री भी स्वर वर्ण में काउंट होता है। ए, बड़े ए, है ना, ओ, बड़े औ, और क्या हो जाता है? अंक और आहा। और इस प्रकार से स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों अब हम बांटते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि इन स्वरों का मुंह में निकलने का स्थान क्या है। तो हम इन स्वर वर्णों को कई आधार पर बांटते हैं। हम ये पहला पढ़ेंगे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा, उच्चारण के आधार पर। अब मात्रा और उच्चारण के आधार पर क्या होता है? तो इसके आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। अब वाकई में उच्चारण के आधार पर या तो छोटा स्वर या तो बड़ा स्वर, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक तो पहला ये क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। दूसरा हो जाता है आपका दीर्घ स्वर, और होता है आपका प्लुत स्वर। अब हम ये जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि क्या है आपका अ है, ई है, ऊ है, क्योंकि ये जो छोटे स्वर है ना, इनके उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है, इसीलिए इसको हम ह्रस्व स्वर में शामिल करते हैं। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, और क्या होता है? आ। इन स्वरों के उच्चारण में देखेंगे दोस्तों, तो वाकई में ह्रस्व स्वर के वर्णों के उच्चारण से ज़्यादा समय लेता है। और प्लुत स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे कि मैंने कहा राम, तो ऐसा लगता है आ जो है कई बार गूंज रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वर आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्लुत स्वर कहते हैं। उसके बाद मात्रा और उच्चारण के आधार पर तो हमने देखा कि हम स्वरों को स्वर वर्णों को हम 3 भागों में बांटे। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और प्लुत स्वरों में हमने
उनको बांटा। उसके बाद अगर हम जीभ के आधार पर लें, अगर हम जीभ के आधार पर स्वर वर्णों को विभाजित करें तो क्या होगा? किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम क्या करेंगे? अब स्वर वर्णों को बांटेंगे। तो पहला होता है आपका अग्रस्वर। क्या होता है? पहला होता है अग्रस्वर। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का जो है सामने वाला भाग प्रयोग में आता हो तो उसको, उन स्वर वर्णों को हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर के नाम से जानेंगे। दूसरा तो क्या बोला मैंने कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो होता है वो सामने भाग क्या होता है? काम आता है। जीभ का अग्रभाग क्या होता है? अग्रभाग काम में आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। और अग्रस्वर मतलब आपका ई, बड़ी ई, छोटे ई, बड़ी ई, छोटे ए और ए, ये सब अग्रस्वर के वर्ण है दोस्तों। यहाँ पर पूछा जाएगा कि अग्रस्वर क्या है और 3-4 ऑप्शन में दे दिया रहेगा कि अग्रस्वर किसे कहते हैं? मध्य भाग के उच्चारण को कहते हैं, या फिर पश्च भाग में जीभ के जो काम करता है उसे कहते हैं, या अग्रभाग, जीभ जो है अग्रभाग में जब काम करता है, स्वरों के उच्चारण में जब जीभ जो है अग्रभाग में काम करता है तो उसको कहते हैं। तो यस दोस्तों, जीभ का अग्रभाग काम करता है स्वरों के उच्चारण में तो उसको अग्रस्वर कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है? 4 है। और कौन कौन से हैं? तो ई, बड़ी ई, ए और बड़े ए क्या कहा जाता है जी? इसको यही जो है अग्रस्वर कहा जाता है। इन स्वरों को स्पष्ट जान लेने में ही हमारी भलाई है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाएगा अग्रस्वर निम्नलिखित में से कौन है और कौन नहीं है। तो जब तक ई ए ही अग्रस्वर है ये स्पष्ट पता नहीं होगा तब तक हम एग्जाम में सही टिक नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों, इस जीभ के प्रयोग के आधार पर, पहला तो अग्रस्वर हो गया, दूसरा क्या होता है आपका? मध्य स्वर होता है दोस्तों। मध्य स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, याद रखना जीभ का मध्य भाग काम करेगा। जीभ का मध्य भाग काम करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मध्य स्वर कहते हैं। और ये क्या होता है? जैसे कि क्या होता है, इसका उदाहरण है दोस्तों अ। उदाहरण क्या है दोस्तों? अ। अब अ का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे अ, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये बीच से ही आ रहा है। तो हमें समझना है दोस्तों कि जो क्या होता है, मध्य स्वर के रूप में हम अ को शामिल करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का जो हमारे पास क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो बांटते हैं उसको हम कहते हैं पश्च स्वर। और पश्च स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जो जीभ है उसका पश्च भाग काम करता है। जीभ का पश्च भाग काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्च स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, और ये कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसको गिना जाता है, इनसे बचा वाला ही क्या होगा आपका? पश्च स्वर का उदाहरण होगा। जैसे कि आ क्या बच गया है? इनमें से ऊ बच गया है, छोटे ऊ, और बड़े ऊ बच गया है, और ओ बच गया है, और क्या है आपका? आ भी बच गया है ना। आ का बड़ा भाई, अच्छा आ लिख चुके हैं ना। तो ये है, ये सारे चीज़ें किस में आएगा दोस्तों? पश्च स्वर में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख द्वार के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? स्वरों को बांट सकते हैं दोस्तों। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर
हम क्या कर सकते हैं, स्वर वर्ण को बांट सकते हैं। अब जब इस आधार पर कैसे बांटेंगे, तो पहला बोलते हैं विपरीत। अब जानेंगे विपरीत किसे कहते हैं। विपरीत किसे कहते हैं दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूर्ण खुलता हो। क्या बोला जा रहा है, एक बार लिखता हूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार पूरा खुलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विपरीत बोलते हैं। अब जैसे कोई शब्द अगर आप बोल रहे हो तो उसके उच्चारण में आपका पूरा मुंह खुले, तो जैसे कि क्या है, आ, तो जब आ कहेंगे तो आप वाकई में देखिए, कहे के आ कहने से आपका पूरा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उदाहरण के रूप में अ को क्या करेंगे, विपरीत में शामिल करेंगे। और याद रखना, विपरीत मतलब उन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुलता है, उसको हम क्या कहेंगे, विपरीत स्वर वर्ण कहेंगे। उसके बाद मुख द्वार के खुलने के आधार पर पहला तो विपरीत हो गया, दूसरा क्या होता है, अर्ध विपरीत। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार इसमें पूरा खुल रहा था, विपरीत में पूरा खुल रहा था, तो अर्ध विपरीत में आधा खुलेगा, तो मुख द्वार जो होता है वो आधा खुलता है। मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है। मुख द्वार जब आधा खुलता है दोस्तों, जैसे कि क्या, कौन सा है आपका उदाहरण है, अ बोलोगे, जब अ बोलेंगे हम, बोल के देखेंगे आप अ, तो अ में वाकई में आधा ही खुलता है। याद रखना, आधा खुलना मतलब नीचे से, मतलब आपका होंठ बंद होठों से फैलना है दोस्तों, वही खुलना होता है। और हम जब पूरा आ बोल लिए रहते हैं, वहाँ से अगर बंद होगा तो उसको अर्ध समृद्ध कहते हैं, याद रखना। तो ये हो जाता है अ, जब हम अ कहते हैं तो हमारा होंठ आधा खुलता है। और ऐ कहने से भी हमारा मुंह क्या होता है, आधा खुलता है। और औ और आ बोलने से भी हमारा मुंह क्या होता है, आधा खुलता है। स्पष्ट रूप से आपको याद रहेगा, तभी आप टिक कर पाएंगे। कि अर्ध विपरीत की अगर बात करूं, तो जिन स्वर के उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है, और वे कौन कौन से वर्ण हैं, तो अ, ऐ, औ, आ। इसको बोल के देखेंगे दोस्तों, जब आप आ बोलते हैं तो आपका मुख द्वार वाकई में आधा ही खुलता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर में हम मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख के द्वार खुलने के आधार पर हम स्वर वर्णों को बांटते हैं, वो तीसरा कौन सा है, अर्ध संवृत। और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो जाए, अभी तक हमने क्या देखा, मुख द्वार पूरा खुलने जिसको हम विपरीत कहा, और अर्ध विपरीत जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है, जिसमें पूरा खुलता है उसको विपरीत, जिसमें आधा खुलता है उसको अर्ध विपरीत। और अर्ध समृद्ध किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद होता है, मुख द्वार जो होता है आधा बंद होता है, मुख द्वार जो होता है आधा बंद होता है दोस्तों, आधा क्या होता है, बंद होता है। याद रखना, मुख द्वार का आधा खुलना और मुख द्वार का आधा बंद होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक इनमें हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं बनने वाला। और ये आपको समझना ही पड़ेगा कि मुंह जो बंद है वहाँ से खुलना और खुला वाला मुंह आधा बंद होना, यही क्या है, मुख द्वार का आधा खुलना और आधा बंद होने का मतलब है। तो इसका अर्ध समृद्ध, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो होता है आधा बंद होता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अर्ध समृद्ध स्वर वर्ण कहेंगे। और ये वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये वर्ण हैं ए और ओ। जब आप ओ कहेंगे ना दोस्तों, तो आपका पूरा मुंह जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगा, मतलब आधा बंद हो जाता है, वो पूरा से आधा बंद हो जाता है। पूरा बंद रहता है ना, तो बंद कैसे होता है,
जब खुला वाला ही चीज़ तो बंद होगा ना, तो जब तक खुला नहीं रहेगा तो बंद कैसे होगा। तो खुला से थोड़ा से और कम हो जाना ही आधा बंद है। और हम चौथा, मुख के द्वार खुलने के आधार पर हम जो स्वर वर्ण हैं उसको बांट सकते हैं। वो चौथा प्रकार है आपका, जिसको हम संवृत कहते हैं। संवृत क्या होता है दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में ना मुख द्वार लगभग बंद होता है। मुख द्वार जो होता है वो पूरा बंद नहीं, लेकिन मुख द्वार जो होता है लगभग क्या होता है, बंद होता है। मुख द्वार जो है लगभग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बंद होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, संवृत कहते हैं। और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। छोटी ई और बड़ी ई, बोलिए तो। छोटे ई जब बोलते हैं हम ई, तो लगभग हमारा मुंह का जो द्वार है वो बंद सा होता है ना, ई ऊ ऊ। तो ये जो छोटे ऊ और बड़े ऊ है, ये सब क्या है आपका संवृत के अंतर्गत आने वाले स्वर वर्ण है। इस प्रकार से हमने देखा कि मुख के द्वार के खुलने के आधार पर भी हम स्वर वर्णों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है विवृत, अर्ध, उसके बाद है अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और संवृत। विवृत क्या होता है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह पूरे का पूरा खुलता है, जिसका उदाहरण हमने देखा, आ बोलने से वाकई में मुंह क्या होता है, पूरा खुलता है। और अर्ध विवृत जो होता है, मुख द्वार आधा खुलता है। और उनमें भी हमने देखा कौन कौन से वर्ण है, अ, ऐ, औ, आ। ये जो है ना, ये अर्ध विवृत स्वर वर्णों के हमारे पास उदाहरण हैं। और ये पूछा जाता है कि अर्ध विवृत वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसको आपको याद करना ही है। उसके बाद अर्ध संवृत जो है, ये मुख द्वार जब आधा बंद होता है तब हम उसे उन स्वर वर्णों को कहते हैं। और उदाहरण है इनका ए और ओ। वाकई में ए और ओ बोलने से हमारा मुख जो है आधा बंद होता है। और संवृत जो होता है दोस्तों, इसमें लगभग हमारा मुंह जो होता है स्वर वर्णों के उच्चारण के लिए क्या होता है, बंद होता है। और इनमें कौन कौन से हैं, तो छोटे ई बड़ी ई और छोटे ऊ बड़े ऊ इसके क्या है, उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों स्वर वर्णों को हम होठों की स्थिति के आधार पर भी बांट सकते हैं। किसकी स्थिति के आधार पर, होठों के स्थिति के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, स्थिति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर भी स्वर वर्णों को बांटा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं अवृतमुखी। और दूसरा को कहते हैं हम दोस्तों वृतमुखी। दूसरा क्या कहते हैं, वृतमुखी। क्या कहते हैं, वृतमुखी कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा होंठ पूरा गोल बन जाता है, यानी हमारे होंठ का वृत्त के रूप में बनना, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा जो होंठ है, जिसको हम ओंठ कहते हैं, हमारा जो ओंठ है वो वृत्तमुखी हो जाए। क्या हो जाए, वृत्तमुखी या फिर गोलाकार हो जाए, गोलाकार। अच्छा, गोलाकार नहीं होते दोस्तों, ये अवृतमुखी है ना, अवृतमुखी है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओंठ जो है वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, उसको हम अवृतमुखी कहते हैं। अब ऐसे जो हैं वर्ण कौन कौन से हैं, तो ऐसे स्वर वर्ण हैं अ बोलेंगे तो मुँह तो हमने देखा अ तो मध्य स्वर है, इसके उच्चारण में क्या होता है, आधा मुँह खुलता है ना। अभी तो हमने देखा अर्ध क्या है, अर्ध विपरीत में हमने देखा। उसके बाद क्या है, आ है। उसके बाद छोटे ई और ये होता है बड़े ई, और ए और ए याद कर लेना है दोस्तों। ये कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं, अ, बड़ा आ, ई, बड़े ई, ए और ए। ये क्या होते हैं, इनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो पूरा गोला नहीं होता है, वृत्त नहीं बनता है, वृत्त जैसा गोला नहीं होता है, इसीलिए इन स्वर वर्णों को अवृतमुखी के उदाहरण के रूप में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब वृत्तमुखी, तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जो ओंठ है वो क्या हो जाए, वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाए, वृत्तमुखी या फिर क्या हो जाए,
गोलाकार हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? वृत्तमुखी स्वर वर्ण कहेंगे। और इसके उदाहरण हम देखेंगे कौन कौन से ऐसा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ओ और औ जब बोलते हैं और आ, तो वाकई में आप बोल के देखेंगे तो आपका जो ओंठ है वो क्या होता है? आपका वृत्त बन जाता है दोस्तों। ऊ बोलने से वृत्त बन जाता है, ऊ बोलने से वृत्त बन जाता है, ओ बोलने से तो अच्छा से बनता है और औ से तो और अच्छा से बनता है, आ बोलने से भी बन रहा है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो स्वर वर्ण हैं दोस्तों, वृत्तमुखी होंठों की स्थिति के आधार पर भी हम वृत्तमुखी के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। स्पष्ट जब तक याद नहीं रहेगा दोस्तों, क्या होगा? दिक्कत होगा। इसीलिए बार बार पढ़ के इसको याद कर लीजिए। ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ, आ, ये जो है ये वृत्तमुखी के उदाहरण हैं। वृत्तमुखी स्वर वर्णों के क्या हैं? ये उदाहरण हैं। और जो हम लास्ट देखने वाले हैं दोस्तों, वो घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर भी हम स्वर वर्णों को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अब घोषत्व क्या होता है? तो घोषत्व मतलब घर्षण हो, जिन वर्णों को बोलने में क्या हो, थोड़ा से घर्षण हो, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है केवल मुंह से निकलता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण से जब जो वर्ण है ना, इन वर्णों को बोलने से हवा बाहर निकलता है। और साथ ही साथ मुंह से हवा बाहर निकलता है। लेकिन जब क्या होता है, मुंह के साथ साथ हवा से भी बाहर, नाक से भी बाहर निकले, तो उसको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि होता है निरानुनासिक, पहला होता है निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक या जिसको हम मौखिक स्वर कहते हैं, ये क्या है? ये नाम से पता चल रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुंह से निकले, है ना। और तो ये पहले पढ़ लेते हैं। पहला होता है निर्नुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो होता है वो केवल मुंह से निकलता है, याद रखना ना। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल क्या से निकलता है? मुंह से निकलती है, मुंह से निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे कि हम इसको मौखिक स्वर कहा, तो इसके उदाहरण के रूप में हम क्या लेंगे? अ जो है, आ है और ई है आदि दोस्तों, ये कहाँ से निकलता है? मौखिक स्वर हैं और केवल जो है इसको बोलने पर जो हवा है वो मुंह से ही बस निकलता है। अनुनासिक स्वर दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जो हवा है ना, वो मुंह के साथ साथ, हवा जो है मुंह के साथ साथ जब कहाँ से निकले? साथ साथ नाक से भी निकलता है दोस्तों। कहाँ से निकलता है? नाक से भी निकलती है। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे कि क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। तो इनके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो ये हो जाते हैं ऊ और बड़ी ऊ, सॉरी इसमें नाक से निकलता है ना, तो ये हो जाएगा आ, है ना। और दूसरा होता है आ बोलने से नाक से हवा निकल रहा है ना दोस्तों। और ई आदि क्या होते हैं? अनुनासिक स्वरों का उदाहरण होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यंजन वर्ण अपने आप में पूरा नहीं होते। जो अपने आप में पूरा होते हैं वो स्वर होते हैं। और व्यंजनों के उच्चारण में हम स्वरों को उपयोग करते हैं ताकि हम उसे शब्द और वाक्य क्या कर सकें? बना सकें। और व्यंजन वर्ण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है और उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। मेरे पहले, अगर आप नहीं पढ़े हैं ये वाला टॉपिक व्यंजन वर्ण, तो मेरे पहले वो जो वर्णमाला है वो वाली क्लास आप ज़रूर देखिए।
हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम कुछ उच्चारण देखते हैं ध्वनियों का, वर्णों का कुछ उच्चारण देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण है जो क्या होता है मुख के अलग अलग जगहों या स्थानों से क्या निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम कुछ हिंदी में ध्वनियों के उच्चारण स्थान देखते हैं। ध्वनियों के क्या देखते हैं? ध्वनियों के उच्चारण स्थान, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हम ध्वनियों के क्या करेंगे, उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान से क्या मतलब है? मुंह के जिस भागों से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, मुख के जिस भागों में हमें क्या करना पड़ता है, मुख के जिस भागों से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, यानी हम जिस कोई भी वर्ण को हम जिस भाग से बोलते हैं या कोई भी वर्ण मुंह का कौन सा भाग उच्चारण में लेता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ध्वनियों के उच्चारण स्थान। तो जैसे कि कंठ। अब कंठ जो है, वहाँ से निकलने वाले जो वर्ण है उसको हम कंठाय वर्ण कहेंगे। तो स्वर में भी कंठाय वर्ण होते हैं और व्यंजन में भी क्या होते हैं, कंठाय वर्ण होता है। तो देखते हैं, ये जो कंठाय वर्ण हैं, जो कंठ से जिसका उच्चारण होता है, ऐसे स्वर वर्ण हैं अ और आ। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि पूरा 13 स्वर वर्णों में किन किन स्वर वर्णों का जो प्रयोग है या उच्चारण है वो कंठ से आता है, तो अ और आ जब ये बोलेंगे तो एक वाइब्रेशन सा गला में होता है दोस्तों, वाइब्रेशन होता है ना, कंपन सा हो जाता है। इसका मतलब ये वर्ण हमारे कंठ से निकल रहे हैं, अ आ होता है ना दोस्तों। उसके बाद अगर व्यंजन की अगर बात करें तो क वर्ग पूरी की पूरा कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है दोस्तों। और जो क वर्ग है उसमें कौन कौन सा वर्ड आता है आपका, क वर्ग में आता है आपका क, ख, ग, घ। ये सारे वर्ण कहाँ से आते हैं दोस्तों, ण, ण, ण होता है ना, ण, क, ख, ग, घ, ण, ये सारे के सारे हमारे कंठ से आते हैं। और विसर्ग होता है दोस्तों, कुछ विसर्ग भी जो होता है वो कंठ से आता है। और ह जब बोलते हैं वो भी हमारे क्या आते हैं, कंठ से आते हैं दोस्तों। ये सारे चीज़ों को मैं बोल बोल के इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये सारे चीज़ें पूछा जाता है और क, ख, ग, घ, ड़ में हम उलझ के रह जाते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कंठ से कौन कौन सा जो वर्ण है वो निकलता है, चाहे वो व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण हो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों तालव्य। तालव्य क्या होता है, जो हमारे जीभ का जो ऊपर वाला तालु होता है ना, वही तालव्य कहलाता है। तो हम चाहे स्वर उच्चारण करें, कुछ जो स्वर वर्ण होते हैं हमारे तालु को टच करते हैं और कुछ जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो भी हमारे तालु को टच करते हैं। जीभ का जो ऊपर वाला जो खसखसा जो भाग होता है ना, वही जो होता है क्या होता है, उसी को हम तालु कहते हैं। यहाँ से ई और ई ये दोनों स्वर वर्ण निकलते हैं। कौन से? ई, छोटे ई और बड़े ई तालु से निकलते हैं। आप उच्चारण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन वर्णों को तालव्य वर्ण के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ई तो हमारा जो जीभ है ना वो कहीं ना कहीं तालु की ओर बढ़ता है इस वजह से। और इसमें जो च वर्ग है, इसमें जो च वर्ग है ये पूरे का पूरा जो है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, आपका तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, च होता है, आपका छ होता है, ज होता है, झ होता है और या को भी इसके अंतर्गत हम या को भी लेते हैं। च, छ, ज, झ। तो आपको तालु काम कर रहे हैं दोस्तों। ये सब के सब क्या हैं, तालु के उच्चारण स्थान से ये सारे वर्ण आते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण
तो मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? तो मूर्धन्य, अब देखिए कंठ हमें पता चल गया कि गला से आवाज़ आ रहा है, गला के, है ना। और तालव्य भी पता चल गया कि जीभ के ऊपर वाला जो खसखसा जो भाग होता है, और नीचे जो मूर्धन्य वर्ण होता है ये दांत के जस्ट पीछे का भाग होता है। हमारे जो दांत से भीतर की ओर जब जाएंगे ना, तो दांत से थोड़ा से ही दूर तालुब्य और दांत के बीच वाला भाग ही हमारा मूर्धन्य कहलाता है। तो ये मूर्धन्य वर्ण मतलब यहाँ से निकलने वाले कौन कौन से स्वर वर्ण हैं? तो यहाँ से री बोलते हैं ना दोस्तों, तो ये उच्चारण आपके मूर्धन्य से ही निकलता है। और व्यंजन में आपका ट वर्ग इसके अंतर्गत आता है। कौन सा वर्ग? ट वर्ग। और ट में क्या है आपका? ट है, ठ है, ड है, ढ है और रा को भी दोस्तों याद रखिएगा, रा बोलते हैं ना, रा, तो ये मूर्धन्य से आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों दंत्य वर्ण। अब हम देखेंगे दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में दांत टच होता होगा दोस्तों, दांत जो है दांत को छूता होगा, जो जिन वर्णों के उच्चारण में वर्ण जो होते हैं दांत उच्चारण करने पर दांत को टच करेंगे, तो इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं आते दंत्य वर्ण में, लेकिन आपका व्यंजन वर्ण आता है। कौन सा आता है? त वर्ग। त वर्ग आपके दंत्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और त जब आप बोलेंगे त, थ, द, ध, तो ये तमाम जो वर्ण हैं आपके दांत को हल्का हल्का क्या करते हैं? छूते हैं। और स और ल भी बोलने से आपके दांत को, ये ल बोलने से आपके दांत को क्या करता है? हल्का से छूता है, इसीलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य का मतलब होता है ओंठ से है, ओंठ के आकार से है। इन स्वर वर्णों के उच्चारण में या व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमारे जो ओंठ है उसकी आकृति क्या होती है? बदलती है, आकृति बनती है। तो कैसे बनती है? उ और उ, ये जो दो वर्ण है ना, ये होंठ को आकृति तो बदलती है, साथ ही साथ इसके उच्चारण में होंठ की अहम भूमिका है। इस वजह से हम उ और बड़ी उ को ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत शामिल करते हैं। व्यंजन में भी आपका क्या बोलते हैं? प वर्ग दोस्तों ओष्ठ्य वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प में क्या क्या है आपका? प, फ, ब और भ। ये जो वर्ण है दोस्तों वो आपका ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत ओंठ से निकलने वाले वर्ण हैं, इसीलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद कई सारे ऐसे वर्ण हैं जो कि क्या करता है? कंठ से भी निकलता है, साथ ही साथ मतलब दो जगह को शामिल करता है। जब दो जगहों को शामिल करेंगे तो उन वर्णों को उनके अंतर्गत रखेंगे ना। जैसे कि क्या होता है आपका? कंठ और तालुब्य से निकलने वाले वर्ण होते हैं, एक साथ इन दोनों को क्या करेगा? टच करते हुए निकलेगा। ऐसे ही कुछ हमारे पास स्वर वर्ण है जो कि कंठ और तालुब्य से निकलता है, जिसका उच्चारण करके आप समझ सकते हैं। जैसे कि ए और ऐ। जब मैं ए कहता हूँ, ए, तो वाइब्रेशन मेरे गले में भी हो रहा है, और साथ ही साथ ये तालुब्य से भी ए, तालुब्य को, ये जो वर्ण है हमारे गले से कंपन करते हुए तालु से टकरार है दोस्तों, इसीलिए ए और ऐ को कंठ तालव्य स्वर वर्णों में क्या करते हैं? हम शामिल करते हैं दोस्तों। उसके बाद इसके कुछ क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण, और कोई व्यंजन वर्ण नहीं होते जो कंठ और तालुब्य को एक साथ छूते हों। उसके बाद कंठोस्य, देखिए दोस्तों कंठोस्य वर्ण होते हैं, कंठोस्य वर्ण। तो कंठोस्य मतलब कंठ और ओंठ जब काम करे जिन वर्णों के उच्चारण में, उन वर्णों को हम कंठोस्य वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण ओ और औ इसके उदाहरण हैं। जब हम ओ बोलते हैं ना, तो हमारे कंठ में वाइब्रेशन के साथ साथ हमारे होंठ के आकार में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कंठ और ओंठ दोनों इसमें क्या किया जाता है? काम करता है। तो ओ और औ
ये दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओ और औ को कंठोस्य, कंठोस्य का मतलब कंठ प्लस ओंठ, याद रखना, कंठ प्लस ओंठ। उसके बाद दंतोष्ठाय बोलते हैं दोस्तों, दंतोष्ठाय। दंतोष्ठाय वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो दंत है, हमारा जो दांत है और हमारा जो ओंठ है, वो उनका उन वर्णों के उच्चारण में इन स्थानों, इन मुख्य स्थानों का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे कि क्या कहेंगे हम, स्वर, ऐसे कोई स्वर वर्ण नहीं है जो दांत और होंठ दोनों को टच करे, बट वह जो है व्यंजन में वह को दंतोष्ठाय वर्ण के रूप में शामिल किया जाता है। वैसे ही दोस्तों आपका नासिक वर्ण होता है। इस नासिक वर्ण आपको ये नाम से ही स्पष्ट पता चल जाना चाहिए कि जो नासिक वर्ण है, जिनके उच्चारण में हमारे नाक का विशेष क्या होता है? महत्व होता है, जो जिनके उच्चारण में नाक से निकल रहा है हवा जैसे लगेगा हमें। तो जैसे ड, जब हम ड कहें, किसी भी वर्ग के जो पांचवा वर्ण होता है दोस्तों, वह जो होता है नासिक वर्ण होता है। जैसे कि ड, ज्ञ, ण, न और क्या होता है आपका दोस्तों? म। ये जो वर्ण होते हैं दोस्तों, ये जो है नासिक के वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद जो लास्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों, अलिजिह्वा। अलिजिह्वा वर्ण, ये पूछा जाता है अलिजिह्य, अलिजिह्य या अलिजिह्य वर्ण क्या होते हैं? अलिजिह्य वर्ण वे वर्ण होते हैं जो कि क्या होते हैं दोस्तों? जो कि किसी भी वर्ग के क्या बोलते हैं, किसी भी वर्ण के, जैसे कि मैं इसके एग्जांपल ही देख लेते हैं। किसी भी वर्ण के वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? क होते हैं, ख होते हैं, ग होते हैं और ज होते हैं और फ। ये इसलिए नहीं बना दोस्तों क्योंकि इनके जो उच्चारण स्थान है हम पहले भी देख चुके हैं कि क वर्ग जो है कंठ के अंतर्गत आता है, तो क ख ग को लिया गया, फिर ज च वर्ग से ले लिया गया। तो याद रखना, क वर्ग का पहला 3 क ख ग और च वर्ग का च और फ त यानी प वर्ग का फ, यानी अलग अलग वर्गों से ही जो वर्ण चुने जाते हैं उनको हम अलिजिह्य वर्ण कहते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? क ख ग ज और फ क्या होते हैं? अलिजिह्य वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अयोगवाह क्या होता है। तो क्योंकि अब क्या होते हैं, हम ये जानते हैं कि ये जो अंग की मात्रा है, अंगा बोलते हैं ना, और जो अंगा बोलते हैं, ये जो दोनों हैं, है ना, ये कहने का मतलब ऊपर वाला और ये जो दोनों है ना, ये दोनों मात्रा को ही अयोगवाह कहा जाता है। क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही पूर्णतः व्यंजन हैं, और चूँकि ये हमेशा स्वर के बाद एवं व्यंजन के क्या होते हैं? पहले आते हैं। ऐसा ही होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? स्वरों के भी अगर हम लास्ट में देखा जाए तो स्वरों के पहले और व्यंजन के क्या होते हैं? पूर्व आते हैं। और इन वर्ण कौन कौन से हैं? ये वर्ण कौन कौन से हैं? अ, व, आ। अंग अह बोलते हैं ना, अंग अह ये वर्ण है, और यही जो है अंग अह अयोगवाह। अंग अह अयोगवाह, अंग और अह को ही हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और इनके ये जो है न ही पूर्णतः स्वर है और न ही पूर्णतः क्या है? व्यंजन है। और ये हमेशा वर्णमाला में, ये तो स्वर है ही, और स्वर के अंतिम में आता है और व्यंजन से पहले आने वाली ये वर्ड है। बस दोस्तों इसी को हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। उसके बाद तो जिस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमने स्वर वर्णों को अलग अलग भागों में हमने देखा, बांटकर और हमने पढ़ा, वैसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यंजन जो ध्वनियाँ हैं उनको भी क्या कर सकते हैं दोस्तों? कई भागों में बांट सकते हैं। व्यंजनों का भी हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। तो व्यंजनों का क्या कर सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ से भी क्या होता है,
क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हम क्या करेंगे, व्यंजनों का भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो व्यंजनों को वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? पहला होता है आपका स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री के श्वास कंपन के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर। अब स्वर तंत्री के श्वास के कंपन के आधार पर मतलब स्वर तंत्री के श्वास कंपन, मतलब जिन ध्वनियों को, अब देखिए इसको दो भागों में हम समझ सकते हैं। इसके दो प्रकार होता है। पहला जो होता है अघोष ध्वनि कहलाते हैं। कैसे इसमें स्वर तंत्री कंपन होगा, श्वास कैसे आपका कंपन होगा, स्वर तंत्री के श्वास कंपन के आधार पर हम इसको बांटते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अघोष और दूसरा होता है आपका सघोष। अब कौन सा, ये तो साफ पता चल रहा है, ये सब साफ पता चल रहा है कि इसके मतलब इन वर्णों के उच्चारण में हमें क्या लगेगा, थोड़ा से घर्षण होगा दोस्तों, है ना। तो हम, और जहाँ पर घर्षण होगा उसको सघोष और घर्षण नहीं होगा उसको अघोष वर्ण कहेंगे। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री जो होता है हमारा, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हाँ, ऐसे जिन ध्वनियों के उच्चारण में, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्री है वो कंपन ना हो, उसको हम अघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हम इसको देखें तो ये होता है आपका क जब बोलता हूँ मैं, तो ये उसको उच्चारण में वाकई में हमारे जो कंपन नहीं होते हैं दोस्तों, कंपन नहीं होता। क में कुछ कंपन हो रहा है क्या? क में कुछ कंपन नहीं होता। ख में भी कुछ कंपन नहीं हो रहा है। वैसे ही च, छ, ट, ठ, त, फ, है ना, प, फ, स, और क्या होता है आपका स होता है। इनके उच्चारण में कहीं न कहीं हमारे क्या नहीं हो रहे हैं, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहे। स्वर तंत्री मतलब जिसको बोलते साथ मतलब पूरा कंपन महसूस हो दोस्तों। जैसे कि आप ग बोलो, घ, तो घ बोलने से कंपन उत्पन्न हो रहा है, लेकिन क, ख, च, झ, ट, ठ। और याद रखना दोस्तों, ये जो क, ख है, ये जो च, छ है, ये ट, ठ है, ये जो है वो कौन सा है जी, ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण है। इसका मतलब हमारे पास जो भी वर्ग हैं उन व्यंजन वर्णों के जो प्रथम व्यंजन वर्णों के जो वर्ग हैं उनका प्रथम और दूसरा जो वर्ण है वो आपका क्या होगा, अघोष ध्वनि होंगे। और इनकी जो संख्या है दोस्तों वो कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे सघोष। सघोष क्या होता है, तो सघोष होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में अब हमारे जो स्वर तंत्री होते हैं, स्वर जो तंत्रियाँ होते हैं ना, तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। अब ये कौन कौन से हैं, तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आ जाता है आपका ग। जैसे आप ग बोलेंगे ना, हमारे स्वर तंत्रियों में क्या हो जाता है, झंझनाहट होता है दोस्तों। ग, घ, ड़ बोलने से तो होता ही है। ऐसे कि इसके उदाहरण है ज, झ, ज्ञ, और क्या होता है ण, है ना, ण, ड, त, ध बोलने से भी देख लो, ध, न हो रहा है ना दोस्तों। ब, भ, म, आप बोल के देखिए, ये ज़रूरी है। य, र, ल, व, ह हो रहा है ना दोस्तों, ऐसा ही है। और इनकी जो सघोष सघोष या जो जिसको हम घोष कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 31 है। इसकी 13 है और इसकी क्या है, इसकी संख्या जो होती है, सघोष जो वर्ण हैं इनकी संख्या कितनी है, 31 है। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और बचा है, श्वास या प्राण के आधार पर। श्वास या प्राण के आधार पर, श्वास या प्राण के आधार पर,
श्वास या प्राण के आधार पर। तो श्वास और प्राण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें भी एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है दोस्तों आपका महाप्राण। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में हम बांट सकते हैं। अब अल्प प्राण किसे कहूँगा, तो याद रखना जिन वर्णों के उच्चारण में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं बेशक नहीं लिख रहा हूँ, बस आप सुन लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से वायु जो होता है वो एकदम या कम निकलता हो। क्या होता है, मुंह से जो वायु है, मुंह से वायु जो होता है ये क्या हो, कम या एकदम नहीं निकलता है, कम या नहीं निकलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। और किसी भी वर्ग जो हम जितने भी हमारे पास वर्ग हैं वर्णों का, उन वर्णों में 1, 3 और 5 जो किसी भी वर्ग में 1, 3, 5 जो समूह में जो क्या है आपका वर्ण आए, इस सीक्वेंस में जो वर्ण आता है, हम जानते हैं कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, तो 1, 3, 5 नंबर में जो जो वर्ण आएंगे वो आपका अल्प प्राण होगा। और इनके उच्चारण में हमारे मुंह से कोई हवा नहीं निकलता है, या निकलता भी है तो कम हवा निकलता है। और साथ ही साथ इसके साथ इन वर्णों के साथ य, र, ल और व भी, ये भी बोलने से हमारे मुंह से कम या एकदम क्या नहीं निकलता, हवा बाहर नहीं निकलता है। तो उसको हम अल्प प्राण में क्या करेंगे, इसको हम शामिल करते हैं। और महाप्राण क्या होता है, महाप्राण में दोस्तों 1, 3, 5 के बाद अब जो वर्ण वर्ग होगा, उन वर्ण वर्ग में बच गया है 2 और 4। इसको हमारे सर जो बताते हैं कि महाप्राण केवल ज़िंदगी में 2, 4 ही महाप्राण है, बाकी सब अल्प प्राण है। आपको समझने के लिए, मुझे तो उस दिन से ये याद हो गया है। और 2 और 4, हर वर्ग का 2 और 4 जो नंबर का वर्ण है वो आपका महाप्राण वर्ण होगा। और हमारा जो ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, स, ये जो स है ना, और ये जो षटकोण का स है, और ये जो सरोता का स है दोस्तों, ये और जो ह है, इसको भी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम शामिल करते हैं। और आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।